आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तरकालीन कला के बारे में अध्ययन करेंगे। शुंग सातवाहन कुषाण काल के लगभग 5 शताब्दियों के अंतराल में न केवल नवीन एवं मौलिक उद्भावनाओं से परिपूर्ण स्थापत्य एवं तक्षण कृतियों का सृजन हुआ, बल्कि कला के शास्त्रीय परंपराओं का भी उच्चतर विकास व मूर्तिकरण हुआ। कलागत विषयों के साथ साथ कला मूलक शैलियों में भी नवीनता, विविधता व परंपरा का उन्नयन देखने को मिलता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में इस काल यानी मौर्य, शुंग, कर्ण, सातवाहन काल में कला के अंकुर भिन्न भिन्न प्रदेशों में उठाव ले रहे थे। सारनाथ, भरूच, सांची, बोधगया, अमरावती, भांजा उसी के केंद्र है। शुंग सातवाहन कुषाण काल के कलावशेष भरूच, बोधगया, सांची, अमरावती, नागार्जुनिकोंडा, गांधार, मथुरा, पश्चिमी भारत व पूर्वी भारत से प्राप्त होते हैं। भरूच, बोधगया और सांची के स्तूपों के कलात्मक तोरण द्वार तथा वेदिकाओं के शिल्प शुंगकालीन कला के नमूने हैं। अमरावती व नागार्जुनिकोंड के स्तूप सातवाहनकालीन हैं और मथुरा एवं गांधार के क्षेत्रों से प्राप्त शिल्प कुषाणकालीन हैं। इनके अतिरिक्त भी कला की निरंतर यात्रा के अनेक नमूने खंडगिरी, उदयगिरी, नासिक, कार्ले, कनेरी, भांजा आदि के गुहा चैत्य और विहारों में देखे जा सकते हैं। इस युग के स्थापत्य एवं मूर्ति शिल्प में लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया गया है। मौर्यकालीन गुहा निर्माण परंपरा का आगे विस्तार इस काल में पर्वतों को काट कर बनाए गए गुहा, चैत्य, विहार आदि में देखा जा सकता है। ये गुफाएं सौराष्ट्र से कलिंग तक और मगध से महाराष्ट्र तक सर्वत्र निर्मित की गई है। बुद्ध की मूर्तियों का अंकन इस युग की कला की सर्वमान्य विशेषता है। गांधार एवं मथुरा में युद्ध बुद्ध को ईसा की प्रारंभिक सदी में मूर्ति में गढ़ा गया। गांधार शैली की अन्यतम विशेषता बहुसंख्यक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण है। बुद्ध के अलावा बुद्ध जात को देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणियों, नागों, पशु पक्षियों एवं अन्य लौकिक जीवन का अंकन इन शैलियों में देखा जा सकता है। कलात्मक फलकों में धार्मिक विषयों के साथ साथ लोक जीवन का चित्रण भी प्रचुरता के साथ किया गया है, जो समकालीन आनंदमय जीवन का प्रतिबिंबन करता है। सबसे पहले हम शुंगकालीन कला के बारे में अध्ययन करेंगे। शुंग काल में कला की अत्यधिक उन्नति हुई। शुंग काल की प्रमुख कलाकृतियों में भरूच स्तूप, बोधगया की वेदिका के शिल्पांकन व सांची का महास्तूप है। भरूच का स्तूप, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में सतना प्रदेश स्टेशन से 9 मील दक्षिण में भरूच नामक स्थान पर अवस्थित था, लेकिन इस समय वहाँ पर इसके बहुत कम अवशेष हमें मिलते हैं। इस स्तूप की वेदिका, तोरणदार, उत्कीर्ण स्तंभों आदि के हिस्से प्रयाग संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, रामबन संग्रहालय यानी सतना राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली आदि में सुरक्षित है। उनके आधार पर इस स्तूप के स्वरूप की कल्पना की जा सकती है। भरूच वेदिका पर उत्कीर्ण लेखों की लिपि के आधार पर इसकी रचना का समय 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 3 भरूच लेखों में शुंग राजाओं के उल्लेख भी मिलते हैं। पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण एक लेख में सुंगन रंजे यानी सुंगों के राज्य में लिखा तथा राजा का नाम धनभूति का उल्लेख मिलता है। बोधगया के वेदिका का शिल्पांकन। बोधगया यानी बिहार में अशोककालीन बोधिघर के चारों ओर शुंगकाल में एक प्रस्तर वेदिका का निर्माण किया गया, जिसके बहुत से स्तंभ और अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोधगया वेदिका के शिल्पांकनों में भरूच कला का उन्नत एवं परिष्कृत रूप देखने को मिलता है, यद्यपि उनकी विषय वस्तु भरूच के समान ही है। सांची का महास्तूप। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ऐतिहासिक नगरी विदिशा के निकट है। यहाँ एक पहाड़ी पर 3 बड़े स्तूप इस समय सुरक्षित विद्यमान है। इनमें सबसे बड़ा और प्रमुख स्तूप पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, जो सांची महास्तूप के नाम से जाना जाता है तथा अपने बृहद स्वरूप और सुंदर शिल्पांकित 4 तोरणदारों के कारण विश्वविख्यात है। अनुमान है कि सांची महास्तूप का निर्माण कार्य अशोक के काल में प्रारंभ हुआ था। उस समय आकार में छोटा था। इसके अंडभाग में ईंटों द्वारा बनवाया गया था तथा इसके चारों ओर अनुमानतः काष्ठ वेदिका एवं द्वार थे। शुंग काल में जो है इनके तोरणदारों का निर्माण करवाया गया। वेदिका स्तंभ। राजस्थान में जयपुर के पास लालसोट नामक स्थान पर एक छतरी में लाल बलुई पत्थर के 6 वेदिका स्तंभ प्राप्त हुए, जो किसी शुंगकालीन स्थापत्य कृति के अंग रहे होंगे। प्रत्येक स्तंभ का मध्यम अंग अठपहल है तथा इसकी ऊंचाई लगभग 6.5 फुट है। इन स्तंभों का अलंकरण भरूच सांची शैली में किया गया है। अब हम सातवाहन कालीन कला के बारे में अध्ययन करेंगे। सातवाहनों
का भी कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। सातवाहनकालीन कला में मुख्य कला प्रकार स्तूप चैत्य है। संगमरमर की कलात्मक पट्टिकाओं से युक्त अमरावती स्तूप महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तूप जगैयापेट का है। नासिक, कार्ले व कन्हेरी के प्रसिद्ध गुहा चैत्य और पश्चिमी घाट में बने अनेक गुहा चैत्य सातवाहनकालीन कला के प्रतिनिधि नमूने हैं। सातवाहन काल कला अपनी अमरावती शैली एवं चैत्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इस शैली के अंतर्गत नागार्जुन कोंडा के स्तूप भी सुंदर है। इस काल की कला में कलिंग के खारवेल की खंडगिरी व उदयगिरी की 35 से अधिक गुफाएं भी महत्वपूर्ण है। अलंकरण की दृष्टि से रानी गुफा और अनंत गुफा उल्लेखनीय है। अब हम कुषाणकालीन कला के बारे में अध्ययन करेंगे। कुषाण काल की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि यह था कि उस काल में भारत में कला के 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। ये शैलियाँ मथुरा कला शैली व गांधार कला शैली। मथुरा कला शैली। मथुरा प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म, संस्कृति व कला का केंद्र रहा है। प्रथम शताब्दी ईस्वी से तृतीय शताब्दी ईस्वी के दौरान शंग कुषाण नरेशों के संरक्षण में मथुरा में एक विशिष्ट कला शैली का विकास हुआ जिसने भारतीय कला के इतिहास में बहुत गहराई से प्रभावित किया। कुषाण राजा कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव का काल मथुरा कला का स्वर्ण काल था। मथुरा की प्राचीन कला भरुच, सांची आदि की शुंग कला के समान ही थी और इसकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी। लेकिन ईस्वी सन की प्रारंभिक 3 शताब्दियों के काल में मथुरा में एक स्वतंत्र, विशिष्ट एवं निष्ठापूर्ण कला शैली विकसित हुई, इसलिए इसे मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। मथुरा कला की चौमुखी प्रगति का आधार बना आराध्य देवता की पूजा, उपासना के लिए निर्मित मूर्तियों का विकास। मथुरा ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म व जैन धर्म तीनों धर्मों का केंद्र एवं तीर्थ स्थल था। इन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों एवं शिल्पों का यहाँ विकास हुआ। मथुरा शैली की मूर्तियों की मांग सारे उत्तरी भारत में की जाने लगी। मथुरा की कुषाणकालीन मूर्तियाँ हमें कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, अहिच्छत्र, श्रावस्ती, बोधगया, मेहरौली, संगोल, तक्षशिला, बुतकरा आदि स्थानों से प्राप्त होती हैं। मथुरा शैली की मूर्तियों में विशिष्ट प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह लाल रंग का बलुआ पत्थर था जो कि मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों रूपवास, बयाना यानी भरतपुर जिला राजस्थान, आगरा, टंकपुर, फतेहपुर सीकरी आदि खदानों से उपलब्ध था। मथुरा कला के अनेक उदाहरणों में तिथियुक्त लेख भी मिलते हैं जिनमें मूर्ति विषय एवं दानकर्ताओं के बारे में सूचना मिलती है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण एवं विकास मथुरा कला शैली की देन है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कुषाण काल से ही मिलती है। इससे पूर्व मौर्य एवं शुंग काल में बुद्ध का अंकन सांकेतिक प्रतीकों के रूप में ही मिलता है। उन्हें मानव ईश्वर के साकार मूर्त रूप में कहीं नहीं दिखाया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण गांधार में हुआ या मथुरा में विवाद का विषय। कुछ विद्वान इसे दोनों स्थानों पर स्वतंत्र रूप से निर्मित मानते हैं। गांधार कला शैली। कुषाणों के काल में गांधार क्षेत्र में कला की एक नवीन शैली का जन्म हुआ जिसे गांधार कला शैली कहते हैं। यह कला शैली के 7 केंद्र थे जो इस प्रकार है: तक्षशिला, पुष्कलावती, नगर द्वार, स्वाद घाटी या उड्डयन, कापिशी, बाम्या, बाहिक्या, बैक्ट्रिया। गांधार कला भारतीय विषयों, मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों पर आधारित है, लेकिन उसकी निर्माण शैली पाश्चात्य या विदेशी परंपराओं से अत्यधिक प्रभावित है। गांधार कला में भारत, ईरान एवं यूनान, रोम की कलाओं के प्रभाव का सम्मिश्रण देखा जा सकता है। कुषाणकालीन गांधार कला शैली में एक विशेष प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह है स्लेटी पत्थर या शिस्ट, जिसमें गहरे हरे रंग से लेकर काले रंग तक के अनेक प्रकार या रंगतें मिलती हैं। प्राय गहरे स्लेटी रंग का पत्थर प्रयोग में लाया गया है जो इस क्षेत्र में स्वात तथा बुनेर की पहाड़ी खदानों में उपलब्ध था। गांधार क्षेत्र से सहस्रों संख्या में प्रस्तुत मूर्तियां और फलक प्राप्त हुए, लेकिन उनमें तिथ्यांकित लेखयुक्त कृतियाँ 6-7 से अधिक नहीं है। अनेक पश्चिमी विचारों का मानना है कि बुद्ध मूर्ति का प्रथम निर्माण या आविष्कार गांधार में हुआ। कनिष्क के प्रथम राज्यकाल में बनाई गई तांबे की प्रसिद्ध धातु मंजूषा पर मिले बुद्ध के अंकन को अनेक विद्वान बुद्ध मूर्ति का प्रथम अवतरण मानते हैं। हालांकि ये विवादास्पद है। गांधार कला की पृष्ठभूमि को देखते इस बात के पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं कि बुद्ध मूर्ति का आविष्कार क्षेत्र में हुआ था। गांधार शैली में बनी बुद्ध मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। बुद्ध की यूनानी वेशभूषा, शरीर का मांसल समानुपातिक चित्रण, अंग प्रत्ययों के भाव को
दर्शित करते हुए शरीर से चिपके हुए झीने वस्त्र, घुंघराले बाल, पैरों में जूते आदि। दूसरी ओर अभय मुद्रा, आसन मुद्रा, उष्णीश प्रभामंडल आदि सभी भारतीय परंपरा के विशेषक चिन्ह हैं। इसलिए कहा जाता है कि गांधार शैली के शिल्पी के पास यूनानी हाथ एवं भारतीय हृदय था। इस काल की जो है साहित्य के अंतर्गत देखें तो शुंग सातवाहन कुषाण काल के दीर्घ अंतराल में साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन हुआ, जिन्होंने धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिषी, चिकित्सा आदि अनेक क्षेत्रों में नवीन ऊर्जा का संचार किया। न केवल संस्कृत में अपितु प्राकृत भाषा व तमिल भाषा में भी इस काल में प्रखर व सशक्त साहित्य का सृजन हुआ। रामायण में महाभारत के अनेक अंशों की रचना इसी काल को मानी जाती है। ब्राह्मण व्यवस्था के आधारभूत सामाजिक विधानमूलक ग्रंथ मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना भी इसी काल में हुई। धार्मिक व दार्शनिक रचनाओं के इस काल में बौद्ध साहित्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वसुमित्र का महाविभाषा टीका ग्रंथ, अश्वघोष का बुद्धचरित व सौंदरानंद काव्य, नागार्जुन का प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक ग्रंथ इस काल के सर्वकालिक बौद्ध ग्रंथ हैं। अर्धशतकम नामक बौद्ध ग्रंथ के लेखक मात्र चेट भी इसी काल के हैं। इसके अलावा आर्य, देव, संरक्ष, पार्श्व आदि बौद्ध आचार्यों ने बौद्ध साहित्य को इस काल में समृद्ध किया। दिव्य बदान, ललित विस्तार, अवदान शतक, जातक माला आदि बौद्ध ग्रंथ भी इसी काल में लिखे गए। दर्शन के 6 प्रमुख मतों के सिद्धांतों का संकलन इसी काल की देन है। इस काल के नाटकों की रचनाएं भी महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि कही जा सकती है। शूद्रक का मृच्छकटिकम नामक जो नाटक है भारतीय संस्कृत नाटकों की विशिष्ट कृति है। अश्वघोष का नाटक सारीपुत्र प्रकरण भारत मुनि के नाट्य शास्त्र की शास्त्रीयता को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अलावा भास का नाटक स्वपनपाद वह सत्ता भी इसी काल की धरोहर है। चिकित्सा का क्षेत्र में चरक व सुश्रुत का योगदान इस काल में नहीं आधुनिक काल में भी अमूल्य है। चरक संहिता व सुश्रुत संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र के आदि ग्रंथ कहे जाते हैं। नागार्जुन का रसायन शास्त्र भी चिकित्सा का क्षेत्र में एक नवीन क्रांतिकारी योगदान था। व्याकरण के क्षेत्र में इस काल के महान रचना पनिनी के अष्टाध्यायी पर पतंजलि की महाभाष्य नामक टीका है। वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी काल की रचना मानी जाती है। इस काल में संस्कृत व प्राकृत दोनों ही भाषाओं में श्रेष्ठ कृतियों की रचना हुई। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत में गाथा सप्तशती की रचना की। नागसेन कृत मिलिंद पन्नों एवं गुणाढ्य रचित बृहत कथा की रचना भी प्राकृत में हुई। इस प्रकार जो है जो मौर्योत्तर काल है उस काल में जो है कला, साहित्य, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई।